तो बेटा टॉपिक आ गया नया, रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन क्या है। बेटा रेस्पिरेशन है, आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन है बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बेटा रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, देखिए बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि ना जैसे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ कंबाइंड होगी, फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगी और वो ऑक्सीजन आपको एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O देगा। बेटा ये होता है रेस्पिरेशन। देखो, एक होता है ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग क्या बेटा? सिंपल, आपने सांस ली और सांस छोड़ दी, ये ब्रीथिंग हुआ। जब आपने सांस ली उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंची, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचने के बाद उसमें से एनर्जी बनी, CO2 बना, H2O बना। बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा बेटा? रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल। बेटा बर्न्ड मतलब यही है कि ऑक्सीजन का कंबाइंड होना, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और ये तो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है बेटा क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक बेटा, सब बच्चे बात समझ गए? ठीक है। अब कहता है जो रेस्पिरेशन है बेटा, इसके दो टाइप होते हैं। रेस्पिरेशन के दो टाइप आपको पढ़ने हैं बच्चे। एक आपके पास में आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और बेटा एक आपके पास में आएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जहां पे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। यहां पे आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी, और यहां पे ऑक्सीजन या तो कमी होगी बेटा ऑक्सीजन की, या तो हम बोलेंगे भाई साहब लैक ऑफ ऑक्सीजन, या हम बोलेंगे बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन क्या है? फूड का ऑक्सीजन से कंबाइंड होना, एनर्जी CO2 और H2 देना, इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन के दो टाइप आपने सीखे, तो वो क्या है बेटा? एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, अभी देखिएगा द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखिए एनर्जी जो बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, होता क्या है हमारी बॉडी में, ये ADP या कह सकते हो बेटा एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बेटा क्या है ये? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में अगर आप एक फॉस्फेट आयन मिला देते हैं, इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में अगर आप एक फॉस्फेट आयन मिला देते हैं तो यहां पे 3 बन जाते हैं फॉस्फेट। इसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ATP मॉलिक्यूल है, इस ATP की मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इस ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा किससे? फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से। एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इस ATP को ही बेटा आप बोलते हैं एनर्जी करेंसी। यही बेटा क्या है? हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। इस ATP की फॉर्म में हमारे सेल के अंदर में जो एनर्जी वो स्टोर हो जाती है, और जैसे ही सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है वो इस ATP को यूज करता है। और कैसे यूज करता है? व्हेन द सेल नीड एनर्जी ATP ब्रेक डाउन। अब ये एनर्जी निकालने के लिए ATP ब्रेक होता है, टूटता है। अगेन किसमें? ADP और
फॉस्फेट में, मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट के जुड़ने से एनर्जी बनी थी और वो स्टोर हो गई थी। जब दोबारा से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी काम के लिए, आपकी बॉडी में कोई, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में से क्या होता है, ये जो फॉस्फेट आयन है ये टूटता है किससे, एटीपी में से। तो जब टूटता है तो ये एनर्जी प्लस एडीपी फॉर्म करता है बेटा, एनर्जी प्लस एडीपी। ठीक है, चलिए यह देखिए, तो रेस्पिरेशन के हमारे पास दो टाइप हैं बेटा, दो मेन टाइप हम पे रेस्पिरेशन के हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर तब होता है जब हमारे पास उस टाइम पे सफिशिएंट ऑक्सीजन हो। जिस रेस्पिरेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी। यार एनर्जी बनाने के लिए हमने क्या देखा बेटा, एनर्जी बनाने के लिए हमको फूड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करवानी थी। अब अगर अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है बॉडी के साथ में, तो अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी भी वहां पे बनेगी। तो कहता है कि इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे अच्छी खासी या मोर एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होती है। द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन के कंबाइंड होने के साथ में CO2 बनता है, H2 बनता है, और क्या बनता है बेटा, एनर्जी बनता है। ठीक है ना, इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये काम होता है। ठीक है, अब ये बेटा ये होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। होता ये है कि जैसे कि आपने जो फूड खाया, उस फूड के बेस पे आपके पास में मान लीजिए ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो बन गया है ना। हमने सीखा था न्यूट्रिशन के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे। तो अब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूटा किसमें, पाइरोवेट में। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूटा किसमें, पाइरोवेट में। और पाइरोवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पाइरोवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहां पे कि CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और एक अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी भी बनेगी। ठीक है बेटा, देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज जो कि 6 का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में ये टूटा किसमें, पाइरोवेट में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस पाइरोवेट से CO2 बना, H2O बना, और क्या बना बेटा, एनर्जी बना। तो ये हमारे पास क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन हम समझ जाएं कि वो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट मतलब एग्जिस्ट करती है। इसके बाद है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, या तो कमी पड़ जाए ऑक्सीजन की, या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। बेटा यहाँ पे क्या बनती है, कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कम हो रहा है, जिसकी वजह से कम अमाउंट में क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड। बेटा बहुत बढ़िया बात कही। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे तो शायद हाँ ये रहा। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है।
सबसे पहले ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है किसमें बेटा, पायरोवेट में। किसमें, पायरोवेट में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में टूटा किसमें, पायरोवेट में। अब ये जो पायरोवेट है ये दो तरह से, हालांकि यहाँ पे 3 पाथ दे रखे हैं, पर बच्चों 3 पाथ से क्या होता है, 3 तरीकों से टूट सकता है एनर्जी में। तो बेटा पहला हमारे पास होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। बेटा क्या है, एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। हमेशा बुकों में ये नाम भी दिया होगा, इथेनॉल नाम दिया होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो इथेनॉल बनेगा और एक एनर्जी बनेगी, बहुत ही छोटी अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी। बेटा एक है लैक ऑफ O2। बेटा एक क्या है, लैक ऑफ O2। हाँ देखो, मतलब कि यहां पे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन थी ही नहीं, एब्सेंस थी। यहां पे कमी आ गई ऑक्सीजन की। मान लीजिए मसल सेल्स में आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है ना, अब जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की वो ज्यादा है, पर आपकी बॉडी तक ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। तो उस केस में हम कहते हैं कि मसल सेल्स के अंदर में, कहाँ बेटा, मसल सेल्स के अंदर में ऐसा केस बनेगा जहां पे लैक्टिक, जहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जहां पे कमी हो जाएगी इसकी बेटा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, मैं कहूंगा लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मसल सेल्स के अंदर, बेटा किसमें, मसल सेल्स के अंदर एक कंपाउंड मेन फॉर्म होगा जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड। क्या बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये मेन कंपाउंड फॉर्म होगा। यही कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, यही कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रैम्प्स। मसल्स में क्रैम्प्स के लिए लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहां भी जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में होगी, हल्की फुल्की अमाउंट में होगी। तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का केस हो गया। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 केस बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे लिखा आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एक फिर हमारे पास आ गया बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होने से CO2 H2O और एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी बेटा, CO2 H2O और एनर्जी बनेगी, CO2 H2O और एनर्जी बनेगी। तो यहाँ जो एनर्जी होती है बेटा वो अच्छी खासी फॉर्म में होती है। मान लीजिए इन वाले केसेस में 2 या फिर 4 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, और बेटा इस वाले केस में 34 या फिर 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर आता है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे सफिशिएंट, काफी अमाउंट में ऑक्सीजन है और मोर एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, बेटा ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो यहाँ पे है वो ईस्ट एंजाइम, बेटा वो ईस्ट एंजाइम में होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में यही प्रोसेस होता है बेटा, अल्कोहल फॉर्म करने के लिए, हाँ वो दारू फॉर्म करने के लिए यही क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। एक ईस्ट एंजाइम डालते हैं, वो ईस्ट एंजाइम क्या काम करता है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है रेस्पिरेशन। तो वो उस तोड़ के पायरोवेट को क्या बना देगा बेटा, इथेनॉल एनर्जी। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो बेटा मैंने कहा अभी जो पढ़ाया उस फ्लो चार्ट में वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको एक बार याद कर लेना, है ना, ये आपके काम आ जाएंगे। चलिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये मुझे बताना चाहिए था वैसे, पहले भी बता देता हूँ। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का काम होता है, आपके विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक लेयर होती है। यहाँ पे जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, तो वो खाना खाते ही वो खाने की वजह से जो लेयर है वो विंड पाइप के ऊपर आ जाएगी,
ताकि जो फूड है वो फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो इसका काम होता है, ये मेक श्योर करता है, मेक श्योर दैट फूड विल एंटर इनटू फूड पाइप, नॉट विंड पाइप, नॉट इन विंड पाइप। ठीक है बेटा, ये मेक श्योर करता है कि जो फूड है वो सिर्फ फूड पाइप में एंटर करे, विंड पाइप में एंटर ना करे। ये काम किसका होता है? एपिग्लॉटिस का। सबसे पहले नाक से आपने सांस ली, इसे अपन ने क्या बोला? नेसल कैविटी। कैविटी मतलब खाली हिस्सा, यहाँ पे खाली हिस्सा है। इस नेसल कैविटी के अंदर में कुछ बाल होते हैं, म्यूकस होता है, ठीक है ना बेटा, ये सब होता है। फिर यहाँ पे इसका एक अपर पोर्शन, यहाँ पे जो नेसल, जो आपका रेस्पिरेशन है, जो लाइन है, उसमें सबसे पहले ऊपर फेर्निक्स, उसके बाद यहाँ पे लेर्निक्स, फिर ये ट्रैकिया। ट्रैकिया पूछता है बेटा, ट्रैकिया होती है कार्टिलेज रिंग्स, ट्रैकिया होती हैं कार्टिलेज रिंग्स विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप, विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप। समझिए बेटा, जैसे कि मैंने इनहेल की ऑक्सीजन, एक्सहेल की ऑक्सीजन, उसके बीच में कहीं इस प्रोसेस के बीच में विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए, ये मेक श्योर कौन करता है? ट्रैकिया करता है। फिर ये ट्रैकिया टूटता है बेटा, ये ट्रैकिया टूटता है बेटा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई पतली पतली लाइनिंग से टूटते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। तो देखिए, ये जो पतली लाइन टूटी है, इसमें ब्रोंक्यूल्स, और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है बेटा एल्वियोली। क्या होता है बेटा? एल्वियोली। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोली। तो देखिए बेटा, एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल। जैसे ही आपने इनहेल करा तो जो एयर के अंदर में क्या होगा, सॉरी बेटा, जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नाक में इन बालों की और म्यूकस की वजह से नाक के अंदर रह जाएंगे। इट देन पासेस थ्रू फेर्निक्स, तो फिर वो पास करता है फेर्निक्स से, फिर लेर्निक्स से, एंड देन ट्रैकिया से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी के आधार पे। रेस्पिरेशन या फिर ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या क्या वो पाथवे हैं, वो क्वेश्चन बनता है। मैंने उस सीबीएसई के एमसीक्यूज वाली सीरीज है, उसमें वो मैंने मेंशन कर रखा है, आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है वीडियो, ठीक है। तो कहता है कि फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई टूटते हैं ब्रोंक्यूल्स में, जो कि लंग्स में एंटर करते हैं, और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोली। क्या होता है बेटा? एल्वियोली। एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया में क्या है? कार्टिलेज रिंग्स हैं, which prevent it from collapsing when there is no air। मैंने कहा ना बेटा, ट्रैकिया में जब कोई यहाँ पे जैसे आपने इनहेल करा, एक्सहेल करा, वहां पे अगर उस टाइम पे कोई ऐसा हुआ कि गैस नहीं होगी, कोई एयर नहीं होगी, तो कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए ट्रैकिया में जो प्रेजेंट कार्टिलेज रिंग्स हैं वो उसे बचाती हैं, ठीक है, कोलैप्सिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंस ऑफ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए, द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। कहा ना मैंने, जो ब्रोंकाई है वो एंड में ब्रोंक्यूल से टूट जाता है, जो ब्रोंकाई है वो एंड में ब्रोंक्यूल से टूटता है, which ends in tiny air sac called alveoli। ये ब्रोंकाई टूटा, ये ब्रोंकाई के एंड में ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक बैलून स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बेटा एल्वियोली। क्या नाम बेटा उसका? एल्वियोली नाम है उसका। अब इसका काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आता है, पक्का बनेगा। मैंने जो ये 2 मार्क करे हैं, इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनना है। द एल्वियोली, द एल्वियोली इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वियोली है, इसके बिल्कुल पास में एक झुंड बना हुआ है किसका? वेसल्स का।
यहाँ पे झुंड बना है बेटा वेसल्स का, ठीक है ना। यहाँ अगर झुंड बना हुआ है वेसल्स का तो आप एक बात देखिए, देखिए झुंड बना है वेसल्स का, विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस। यहाँ से क्या होता है, ये झुंड जो बना हुआ है एल्वेओलाई का, यहाँ से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। मतलब ये फाइन कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे फाइन कैपिलरीज हैं। और अब क्या होता है, इन एल्वेओलाई से इस कैपिलरीज के अंदर में, इस एल्वेओलाई से इन कैपिलरीज के अंदर में क्या होगा बेटा, गैस एक्सचेंज होंगी, है ना। यहां से एल्वेओलाई से क्या होता है, गैस एक्सचेंज बॉडी के अंदर में, सॉरी वो लंग्स के अंदर में होती है। द एल्वेओलाई हेल्प्स टू इंक्रीज The alveoli helps to increase surface area for exchange of gases। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्वेओलाई एक बैलून स्ट्रक्चर है जिसके पास में बहुत सारी वेसल्स का झुंड बना हुआ है, और यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होते हैं। और एल्वेओलाई जो है वो एरिया मैक्सिमाइज करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है बेटा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बेस पे एमसीक्यू बन जाता है। आप समझिए, मैंने क्या कहा, ब्रीथिंग जो है वो सिंपल एक प्रोसेस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग के बाद पूरा फूड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड होना, उससे एनर्जी बनना, उससे CO2 बनना, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन है। तो ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस in which contraction and relaxation of chest cavity takes place, but respiration is the biochemical process in which inhalation of gas, combination of oxygen with food, ये सब क्या है, इसमें इन्वॉल्व है। एनर्जी का बनना, CO2 का बनना, CO2 का एक्सेल होना, ये सब जो है वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बट ब्रीथिंग इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ बोलता बेटा, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल ऑफ द डायफ्राम, बेटा ये डायफ्राम है यहाँ पे ये क्या बेटा, डायफ्राम है, ठीक है ना। तो कहता है जो मसल्स हैं डायफ्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब देखिए क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है ना, एंड मूव्स डाउनवर्ड, देखो ना, फील करो, तो डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, है ना। तो जैसे हमने ब्रीथ इन किया एयर को डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड एयर एंटर्स इनटू लंग्स, डायफ्राम नीचे होगा, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जैसे हम एयर बाहर छोड़ेंगे जो डायफ्राम है रिलैक्स हो जाएगा और मूव्स अपवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक बेटा। अब हम आते हैं किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो सब बच्चे पहले से नोट्स बना लीजिए, फिर मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करता हूँ।